हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। और क्लास 12th का फिजिक्स चल रहा है हमारा अब रेगुलर। थोड़ा सा 2-3 दिन गैप हो गया था, इसके लिए हम सॉरी आपसे कहना चाहेंगे, माफ़ कीजिएगा। बाकी निरंतर आपको वीडियोज मिलेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के भी आपको वीडियोज मिलेंगे, आप चिंता ना करें। आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 3 का ओम का नियम। ओम के नियम से कैसे क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता ओम के नियम का सत्यापन, लेकिन फिर भी मैं आज के इस लेक्चर में ओम के नियम का सत्यापन कराऊंगा। मतलब पूरा का पूरा ओम का नियम यहाँ पर प्रूफ होने वाला है। थोड़ा सा बेसिक से रहेगा, है ना। आप लोग थोड़ा सा समय दीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा। आप सोचोगे कि यार 5 मिनट में पूरा लेक्चर खत्म हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। और जो बच्चे विधिवत तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, तो प्रॉपर रूप से दिया आप हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट नंबर ये मेरा है, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट के चार्ज जो है ओनली 100 रुपीज है। आपको प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स दिया जाएगा। मैं खुद नोट्स बनाता हूं और आपको एक प्रॉपर नोट्स मिलेगा जिसमें आपको बहुत कुछ हेल्प हो सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हेडिंग लगाएं आप लोग, ओम का नियम। क्या ओम का नियम, आप लोग हेडिंग लगाएं भैया। ओम का नियम आपको पढ़ना है आज। ओम्स लॉ इसे बोलते हैं। केमिस्ट्री में भी इस नियम का अध्ययन किया जाता है और फिजिक्स में भी इस नियम का अध्ययन किया जाता है। हालांकि आप लोग 10th क्लास में ओम का नियम पढ़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, यहां पर आप समझो जॉर्ज साइमन ओम, है ना, जॉर्ज साइमन ओम ने इस नियम का प्रतिपादन किया। जर्मनी के वैज्ञानिक थे। देखो, इन्होंने एक चालक लिया, एक चालक, छोटा सा चालक ले लेता हूं, और इस चालक को किसी बाह्य विद्युत स्रोत अर्थात बैटरी से जोड़ दिया। जैसे यहाँ पे एक मान लीजिए बैटरी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और कुंजी लगा है। इसको एक बैटरी की सहायता से जोड़ दिया गया, तो धारा जो है बहने लगा प्यारे बच्चों इस चालक में। इस चालक की लंबाई ले ली गई, स्मॉल एल ले ली गई, ठीक है। और यदि मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं, एकांक एरिया का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए लंबाई है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए है। ये हमने कर लिया, तो धारा इसमें इस प्रकार से बहेगी, ठीक है। और जब भी आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र या धारा लगाया जाता है, उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन बहने लगता है। अर्थात यदि मैं आपसे कह दूं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा जो है इधर होगी। ये आपको पता होना चाहिए। ये आपका एक चालक है, और चालक में हमने क्या किया, दोनों सिरों से विभवांतर लगा दिया गया। तो जिस प्रकार से मान लीजिए एक छड़ी ले लेते हैं प्यारे बच्चों, और छड़ी के एक भाग को आप यदि पकड़ लो और एक भाग को अब आग में डाल दो और ऐसा कुछ देर तक रखो, तो एक ऐसा निष्कर्ष निकलता है कि भाई यहाँ पे हम गर्म कर रहे थे, लेकिन हमको यहाँ पे थोड़ा हीट का अनुभव हो रहा है, टेम्परेचर यहाँ भी आ चुका है। मतलब ऊष्मा का एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाह हो गया। इसी को देखते हुए जॉर्ज साइमन ओम ने सोचा कि जिस प्रकार से भाई साहब जो हमारा ऊष्मा है किसी भी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रहा होता है, इसी प्रकार से धारा भी बह रहा होगा। अब ये धारा किस पर निर्भर करता है, इसके लिए उन्होंने एक नियम दे दिया, विभवांतर और धारा में संबंध बता दिया कि जो भी इस पर हम धारा बहाएंगे, जो धारा बहेगी वो किस पर डिपेंड करेगा, ये चालक के दोनों सिरों के विभवांतर पर। यानी किसी भी बैटरी या बाह्य स्रोत के माध्यम से चालक के दोनों सिरों पर जो विभवांतर लगाया गया, उसी के आधार पर धारा बहेगी। यानी जो भी धारा बह रही है वो विभवांतर के समानुपाती है। यदि विभवांतर अधिक है तो फिर धारा अधिक होगी, विभवांतर कम है तो भैया धारा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो किसने कहा, जॉर्ज साइमन ओम ने। कब कहा, 1828 में। किसके किसके बीच संबंध स्थापित किया, किसी भी चालक पे विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए ना कि ओम ने अपने नियम में बताया क्या, किसी भी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, भाई विभव का अंतर, दोनों सिरों में विभव अलग अलग होगा, तो इसके अंतर को हम विभवांतर कहते हैं। तो दोनों चालक के सिरों के बीच जो भी विभवांतर है प्यारे बच्चों, और इस चालक में बहने वाली धारा पर एक नियम दिया, संबंध स्थापित किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। तो कहां के वैज्ञानिक थे, जर्मनी वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने। जर्मनी वैज्ञानिक, मैं यहां पर लिखता हूं पूरा कंप्लीट, जर्मनी वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम, जर्मनी वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1828 में, सन 1828 में, 1828 में किसी चालक के सिरों के बीच, सिरों में लगाए गए विभवांतर
लगाए गए विभवांतर व उसमें बहने वाली धारा के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे ओम का नियम कहते हैं। किसका नियम? ओम का नियम कहते हैं। किसने किया? जॉर्ज साइमन ओम ने। ओम का नियम कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो किसी भी चालक पर यानी किसी बाहर स्रोत यानी बैटरी के माध्यम से हम क्या करते हैं? विभवांतर उनके सिरों पर लगाते हैं। तो बहने वाली जो धारा है वो विभवांतर के समानुपाती है, जिसके अनुसार, यहां पर आप लिखो जिसके अनुसार आखिर के है क्या इसका कथन, ये भी तो पता होना चाहिए ना। जिसके अनुसार यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो रहा हो तो उसमें बहने वाली धारा उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है या समानुपाती होती है। तो यहां पर लिखो यदि चालक के भौतिक अवस्था जैसे उसकी लंबाई है, उसका क्षेत्रफल है, उसका आकार है, ये परिवर्तन ना हो रहा। भौतिक अवस्था यानी भौतिक स्टेट। ठीक है, यदि चालक, थोड़ा सा लिख लो, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो रहा हो तो उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, यही है प्यारे बच्चों ओम का नियम। मुख्य रूप से ये आपको पढ़ना था, ओम का नियम। ठीक है, तो देखो यार, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओम का नियम किसे कहते हैं समझाइए। ओम के नियम की शर्त लिखिए। थोड़ा सा आपको विधिवत बताना पड़ेगा कि जर्मनी के वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम। सन 1828 में इन्होंने किसी भी चालक के बीच जो विभवांतर लगाते हैं और उसमें बहने वाली धारा, इसके बीच उन्होंने एक संबंध स्थापित किया जिसे हम कहते हैं ओम का नियम। उन्होंने क्या बताया कि यदि चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो रहा है, मतलब भौतिक अवस्था जैसे हमारा ये चालक है, मान लो सपोज दैट चालक है, तो इसके आकार में परिवर्तन ना हो, इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो, तो यदि भौतिक अवस्था में इसके परिवर्तन ना हो रहा हो तब इसमें जो बहने वाली धारा है वो सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखो, मान के चलता हूं कि धारा कितना है, I है, विभवांतर कितना है, V है, तो V समानुपाती I। मैं लिख दूं कि किसी भी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I हो, तब यदि किसी चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर भी व बहने वाली धारा आई हो तो भैया क्या हो जाएगा, तो जो आपका V है वो प्रोपोर्शनल I के हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि जो भी धारा बह रही है वो विभवांतर के समानुपाती होता है। किसके? विभवांतर के समानुपाती होता है। जब समानुपाती हटता है तो एक नियतांक लग जाता है। ठीक है, जहां R आनुपातिक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, लिखना हो तो लिख लो, बिल्कुल आप लोग लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो, दिख रहा है आपको कंप्लीट। भैया आर क्या है? चालक का प्रतिरोध है। आर क्या है? चालक का प्रतिरोध है। यदि चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर भी है
है लगाया गया विभवांतर V तथा बहने वाली धारा I हो तो ओम के नियम से, तो ओम के नियम से यहां पर आप लिख सकते हो ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओमय का तो नियम पढ़ रहे हैं, ओम के नियम से V समानुपाती I, यानी धारा कितना बहेगा भैया जितना उसमें हम विभवांतर लगाएंगे। ठीक है, अब यदि यहां से मैं कह दूं कि यहां से चूंकि आपने देखा V बराबर कितना है RI, तो R बराबर यदि मैं निकालूं कि R बराबर कितना निकल कर आएगा तो R बराबर V बटा I गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यानी प्रतिरोध प्यारे बच्चों, प्रतिरोध बराबर आ गया विभवांतर, विभवांतर बटे धारा, विभवांतर बटे धारा। एक यहां से एक फार्मूला निकल कर आ चुका है। ओम का नियम इतना ही है, इससे आगे कुछ नहीं है। ठीक है, यदि मैं इससे ग्राफ बनाऊं, थोड़ा सा ग्राफ बना दूं, ग्राफी निरूपण, ग्राफी निरूपण, ठीक है, ग्राफी निरूपण, जिससे मान लो ये एक्स अक्ष है प्यारे बच्चों और ये वाई अक्ष है, इधर मैं ले लेता हूं धारा, इधर ले लेता हूं विभवांतर, इधर धारा ले लेता हूं। तो देखो जरा, जैसे जैसे धारा बढ़ाते जाएं, धारा के मान में वृद्धि होती जाएगी, वैसे वैसे विभवांतर भी बढ़ता जाएगा। कुल मिलाकर के जो इसका ग्राफ होगा ऐसा होगा प्यारे बच्चों, ये इसका ग्राफ हो जाएगा सीधा, यानी धारा के मान में वृद्धि तो विभवांतर के मान में वृद्धि ऑलरेडी। अर्थात ऐसा भी कह सकते हो कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर बढ़ाते जाएं तो धारा भी ऑलरेडी बढ़ता जाएगा। सिंपल है, यहां पर देख लो आप लोग, धारा यदि मान लीजिए 5 एम्पियर तो आपका 5R हो जाएगा, 6 एम्पियर तो 6R हो जाएगा, 7 एम्पियर तो 7R हो जाएगा। सिंपल है, I का मान यदि बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, इससे आप देखो तो V के मान में भी इंक्रीज होगा, अर्थात विभवांतर ज्यादा है तो धारा भी ज्यादा बह रही है। सिंपल है, ये ग्राफी निरूपण हो गया। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है फिर बच्चों, ओम का नियम लिखिए तथा ओम के नियम की शर्तें। ठीक है, ओम के नियम की शर्तें। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, बिल्कुल बिना कुछ रुकावट के यहां तक क्लियर होना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं आपको यहां पे समझाना चाहता हूं, क्या ओम के नियम की शर्तें। ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोग, ठीक, क्लीन कर दूं भाई साहब। अभी मैं ओम के नियम का सत्यापन भी कराऊंगा। 12th क्लास के बच्चे हो आप लोग, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हर एक टॉपिक को थोड़ा सा डीपली समझाऊंगा। फिर जैसे आपका क्वार्टरली एग्जाम होगा एमपी बोर्ड में, हाफ ईयरली एग्जाम होगा, प्री बोर्ड एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम होगा, उस टाइम पे केवल सुपर फास्ट रिवीजन कराया जाएगा, जो कि एक टॉपिक को आपको 5 मिनट में कंप्लीट कराऊंगा। लेकिन अभी प्यारे बच्चों थोड़ा सा आराम से और विधिवत किसी भी टॉपिक को विधिवत समझते चलो, ताकि आपको समझ में आए कि आखिर है क्या चीज। ओके, क्लियर है। तो आप लोग इतना समझो कि जो ओम का नियम है किस प्रकार के चालक के लिए सत्यापित होता है, किस प्रकार के चालक में लागू होता है। तो केवल धात्विक चालक में ही ओम का नियम लागू होता है। यहां पर आप लोग लिख लेना थोड़ा सा नोट करके, ओम का नियम, ओम का नियम केवल धात्विक चालक के लिए लागू होता है। केवल धात्विक चालक होना चाहिए तभी उसमें ओम का नियम लागू होगा। ओम के नियम की शर्तें, ओम के नियम की शर्तें, 2 शर्तें हैं। पहला, चालक का ताप नियत हो, चालक का ताप नियत हो, चालक का ताप नियत हो। और दूसरा भैया, चालक के क्षेत्रफल में परिवर्तन ना हो, चालक में विकृति उत्पन्न ना हो, अर्थात आयतन आकार की लंबाई में परिवर्तन ना हो। तो चालक में विकृति ना हो, विकृति ना हो। ठीक है, ये 2 शर्तें हैं। यानी चालक का तापमान नियत रहे। देखो, यदि तापमान नियत नहीं रहेगा तो अभी आपने पढ़ा थोड़ा सा, यहां पर मैं बता दूं कि V बराबर RI, यदि ताप बदला भैया तो R भी बदलेगा। क्या होगा? बदलेगा। ठीक है, समझ जाइएगा। अर्थात यदि ताप नियत है तो R के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो फिर आपका V का एग्जैक्ट मान आएगा। लेकिन यदि R भी बदल गया तो भैया ओम का नियम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। यदि मैं चालक की विकृति, मैंने पहले ही बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो रहा हो, भौतिक अवस्था मतलब चालक की लंबाई में वृद्धि ना हो रही हो, अर्थात धारा मतलब जैसे ही हमने विभवांतर लगाया तो पता चला चालक की लंबाई बढ़ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। चालक के क्षेत्रफल में कमी आ गई, चालक का आयतन ही बढ़ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए।
चालक का क्षेत्रफल भी निश्चित हो, लंबाई भी निश्चित हो, आयतन भी निश्चित हो, उसमें परिवर्तन ना हो, तभी भैया ओम का नियम लागू होगा। क्योंकि इस प्रकार से परिवर्तन से आर के मान में परिवर्तन हो जाता है, और आर के मान में परिवर्तन हो जाता है तो फिर ओम के नियम से वैल्यू जो है नहीं निकल पाती। यहां तक क्लियर हो गया। शर्तें आप लोग कंप्लीट कर लिए कि चालक का ताप नियत हो, चालक में विकृति ना हो। अब हम यहां से प्यारे बच्चों एक सिंपल और एक छोटा सा थ्योरम करेंगे, ओम के नियम का सत्यापन। आप लोग हेडिंग डालो, ओम के नियम का सत्यापन। ठीक है, ओम के नियम का सत्यापन, आप लोग हेडिंग लगाओ, ओम के नियम का सत्यापन। सत्यापन मतलब ओम का नियम हम यहाँ पर प्रूव करने वाले हैं कि V समानुपाती I कैसे आया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ओम के नियम का सत्यापन, तो प्यारे बच्चों ओम के नियम के लिए पहले तो हमने कहा कि एक चालक लेना पड़ा। कैसे? एक हमने चालक ले लिया, एक सिंपल सा एक छोटा सा चालक ले लेते हैं, और चालक को प्यारे बच्चों एक किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल कुंजी है, कुंजी से जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें जो बहने वाली धारा प्यारे बच्चों ऐसे आई हमारा धारा बह रहा है। यदि इसकी तीव्रता की दिशा इधर होगी तो इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर होगी। सिंपल है, आपको पता है कि यदि जिधर धारा बहती है उसके विपरीत में इलेक्ट्रॉन बहते हैं, यानी तीव्रता इधर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो फिर जो आपका इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलेगा। अब हम यदि कहते हैं कि इसकी लंबाई स्मॉल l है, इसके प्रति एकांक एरिया की मतलब एरिया कितना है तो कैपिटल A है, और इकाई क्षेत्रफल जो आपका इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल n है। यहां तक आप कर सकते हो कि मान लीजिए एक चालक है जिसकी लंबाई l है, उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल कैपिटल A है, और उसमें प्रति इकाई भाग पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन एकांक आयतन पर मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना स्मॉल n है। ठीक है, चलो थोड़ा सा माना लिखना पड़ेगा। माना सिंपल लिखेंगे, थोड़ा सा चिंता नहीं। माना चालक यहां पर मैं दे देता हूं PQ। ठीक है, चालक PQ की लंबाई स्मॉल l है। चालक PQ की लंबाई स्मॉल l है, और क्षेत्रफल कितना है प्यारे बच्चों? क्षेत्रफल कैपिटल A है। ठीक है, तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना? कैपिटल A है। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन स्मॉल n है। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन स्मॉल n है। ठीक है, मैंने क्या कहा? एक चालक ले लिया, ये चालक है, इसकी लंबाई l है, इसके अनुप्रस्थ काट का इकाई भाग का क्षेत्रफल कैपिटल A है, प्रति एकांक आयतन इकाई आयतन पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या E है। ठीक है, अब देखो चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाने से चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाने से चालक में विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। होगा कि नहीं? बिल्कुल सही, उत्पन्न हो जाता है। तब यदि आपसे E बराबर कोई कह दे तो V/L कर सकते हो। ये फार्मूला है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आपका विभव हो तब इसकी तीव्रता कितनी होती है? E बराबर V/L। यहां तक क्लियर है? मैं क्या निकालने जा रहा हूं? ओम का नियम V समानुपाती I। अब यदि आपसे कह दिया जाए कि भाई साहब आप एक बात बताओ कि धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है? सर अनुगमन वेग क्या होता है कि जैसे ही हमने चालक पर विभवांतर लगाया तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चलने लगे। ये तो क्लियर है। देखो मैंने कहा जैसे ही इस चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। सही बात है। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करते हैं, ये होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो रास्ते में आने वाले धनात्मक भाग से टकराते हैं ना, तो उनकी दिशा भी क्या होती? बदलती जाती है, और जैसे दिशा बदली तो वेग भी बदल गया। तो इन सब का औसत वेग जो है वो अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहलाता है। अपवाह वेग।
फिर से समझो आप लोग मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ही चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाया गया तो विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तैयार हो गया, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चलना शुरू कर दिए, और इलेक्ट्रॉन चले तो एकदम सीधी रेखा में नहीं जा सकते भाई साहब। इसका कारण ये है कि बीच बीच में जैसे इलेक्ट्रॉन जहां से निकला वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो पीछे से जैसे मैं यहां से यहां थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर जो पीछे छूटा वो पॉजिटिव चार्ज बच गया। अब पीछे से जो इलेक्ट्रॉन आएगा उस पॉजिटिव से क्या होगा, टकराएगा, थोड़ा सा टकराएगा, थोड़ा सा समय भी लेगा, वेग भी उसका कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वेग परिवर्तित होता जाएगा। अब जब वेग परिवर्तित हो जाएगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन का v1 v2 v3 कई सारे वेग हो जाएंगे, तब उनका औसत वेग जो निकलेगा उसे कहते हैं अपवाह वेग या अनुगमन वेग, जिसे vd से दर्शाते हैं। इसके बीच हमने संबंध निकाला था I = NEA vd। धारा घनत्व का भी हमने संबंध निकाला था अपवाह वेग में। इसलिए ना कहता हूं प्यारे बच्चों कि आपको एक बेहतर तैयारी करने के लिए प्रीवियस जो वीडियोज हैं उनको देखें, साथ में नोट्स, ये दोनों काफी हेल्प करते हैं आपके, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करते चलें। तो यदि मैं कह दूं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग हो तो ठीक है, यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग vd हो तो, देखो ये विभवांतर है, ये अपवाह वेग है vd, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो तो I बराबर कितना होता है, NEA vd। ये आप लोग पढ़े हो, I बराबर होता है प्यारे बच्चों, ये आप लोग पढ़े हो। ये कहां से आ गया सर, समझ में नहीं आता है। इसका एक अलग से थ्योरम में नहीं कराया है कि धारा और अपवाह वेग में संबंध, ठीक है, धारा और अपवाह वेग में संबंध। यदि आप लोग थ्योरम प्रीवियस देखें फिर बच्चों, पहले का थ्योरम देखें तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब एक चीज और आपने पढ़ा है कि vd बराबर कितना होता है, तो vd बराबर होता है E τ/m। ये कहां से आ गया सर, इसको थोड़ा समझाओ, ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको मैं आपको समझाऊंगा कि vd कहां से निकला, थोड़ा समझिएगा। जैसे प्यारे बच्चों जब इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, विद्युत क्षेत्र है क्या, थोड़ा समझिएगा। इसका मैं यहां पे निकाल कर बता रहा हूं कैसे आ रहा है। विद्युत क्षेत्र है क्या, तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल, हाँ सर, तो यहां यदि आवेश E हो तो E हम लेकर चल रहे हैं, थोड़ा समझिएगा। एकांक आवेश पर जो लगने वाला बल है वो E कहलाता है, ठीक है सर, तो आवेश को हमने E मानकर चला, तो यदि मैं कह दूं आपसे F बराबर कह दो तो E हो जाएगा। बिल्कुल सही सर, यहां तक समझ में आया, F इतना आ गया, ठीक है। अब एक चीज और, यदि मैं कह दूं कि इलेक्ट्रॉन के वेग में परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं त्वरण होगा, तो त्वरण क्या कहता है, त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण यदि आप द्वितीय समीकरण F बराबर ma से कर दो तो त्वरण बराबर हो जाता है F/m। बिल्कुल सही है कि नहीं, देख लो जरा। मैंने कहा कि भाई जैसे इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू किया, जब इलेक्ट्रॉन चला तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव भाग से टकराया, और टकराया तो उसके वेग में परिवर्तन हो गया, तो वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो जो त्वरण आया यहां से न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F बराबर ma से, तो A का मान आ गया F/m, A का मान आ गया F/m, ये त्वरण निकल कर आया। तो भाई साहब इसका मान यहां पे रख दो ना, तो A बराबर कितना हो गया, E/m। यहां तक क्लियर है। अब आपको पता है कि वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर, चूंकि त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, क्या होता है, वेग बटे समय, तो यदि मैं वेग बराबर कह दूं तो बोल दोगे सर त्वरण गुणे समय, त्वरण गुणे समय, तो त्वरण आपका E/m और टाउ क्या है, समय है, विश्रांति काल जिसे कहते हैं। दो टक्करों के बीच जो औसत समय लगता है, जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन चला, आगे थोड़ा गया, धन से टकराया, फिर आगे गया, फिर धन से टकराया, इन दोनों के बीच जो समय अंतराल है, औसत समय अंतराल कितना लग रहा है, दो टक्करों के बीच जो औसत समय अंतराल हो वो आपका टाउ है, जिसे कहते हैं विश्रांति काल। क्या बोलते हैं, विश्रांति काल। तो देखो जरा, vd का मान निकल कर आ गया, vd अपवाह वेग है भाई साहब, यहां पर वेग मतलब अपवाह वेग। देखो vd का मान ऐसा निकल कर आ गया, सिंपल वे से हम कर दिए, क्योंकि अभी देखो यहां पर आपके बुक में माइनस होगा, माइनस कहां जाएगा, इसलिए मैं सिंपल तरीके से आपको यह समझा रहा हूं कि अपवाह वेग का मान कहां से निकल कर आ रहा है।
तो अपवाह वेग का मान आप सिंपल तरीके से ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसका वैल्यू रखो ना भाई साहब, इसलिए तो ऐसा कर रहा हूं, नहीं तो मुझे क्या है एक बार में बता दूं, बोलो सर कहां से आ गया। अब इसका जो है अलग से थ्योरम मैंने करा रखा है इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में, यानी आपका चैप्टर 3 का लेक्चर ये 3rd है और 2nd लेक्चर में मैंने कराया, तो प्लीज आप लोग 2nd लेक्चर जरूर देखें। वैसे तो मैं कहना चाहूंगा कि जो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में साथ प्लेलिस्ट विजिट करो, प्लेलिस्ट में जाओ, बेहतर नोट्स लो और बेहतर पढ़ाई करो। अब देखो जरा, देखो इस VD का मान हम यहां पे रख सकते हैं, इस VD का मान रख सकते हैं प्यारे बच्चों, तो I का मान कितना आएगा जरा बताओ। N है N रहने दो, E है E रहने दो, A है A रहने दो, VD का मान रख दो E कैपिटल E टाउ अपान M, ठीक है। यहां तक क्लियर। आगे देखना I बराबर कितना निकल कर आएगा, E का मान देखो V अपान L है, ओके सर। N है तो N रहने दो, ठीक है। E हमारे पास 2 हो चुके हैं तो E स्क्वायर कर दो, A है तो A। अब कैपिटल E का मान रख दो V अपान L, कितना V अपान L, तो A के M नीचे था, L और आ गया, और टाउ है तो टाउ रहने दो। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। थोड़ा सा यदि V को मैं इधर लाऊं तो I बटे V हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा NE स्क्वायर A टाउ अपान ML हो जाएगा। अब यदि इसको मैं उल्टा कर दूं V बटा I कर दूं तो ये आ जाएगा ML अपान NE स्क्वायर A टाउ। थोड़ा सा देखो जरा, सही है, हाँ सर यहां तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। चलो अब यदि कहा जाए कि ओम का जो नियम है इसकी शर्त है ये कि तापमान यदि नियत है, ठीक है, यदि चालक का ताप नियत है, यदि चालक का ताप नियत है, तो ml अपान NE स्क्वायर A टाउ का मान नियत होगा। सही बात है, नियत होगा, जिसका मान R के बराबर होगा, जो कि चालक का प्रतिरोध है, मतलब R बराबर आपका ML NE स्क्वायर A टाउ है, ठीक है। तो ये R के बराबर है, तो इसको मैं कंपेयर कर सकता हूं इसके बराबर में, ठीक है। चलो आ ही गया, बस थोड़ा सा वक्त है और, तो यहां तक यदि आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों थोड़ा सा मुझे समझाना है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक यदि क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा और करना है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही कहां पे कर दूं। तो देखो जरा, इन दोनों से यदि निकालूंगा, देखो जरा, इन दोनों से यदि मैं निकाल दूं, तो V अपान I बराबर R, तो V बराबर RI, तो V समानुपाती I, सिंपल है, बस खत्म कहानी। V समानुपाती I दिख रहा है, चलो दिख रहा है, उम्मीद करता हूं इसके बाद आप इसको लिखोगे, यही आपका क्या है, ओम का नियम है। ओम के नियम का सत्यापन हो गया कंप्लीट, और ऐसे ही वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओम के नियम का गणितीय व्याख्या हमने कोशिश किया भैया। आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा प्रतिरोध रहेगा, इसी प्रतिरोध से हम निर्भरता निकालेंगे। देख लो जरा, यही हमारा प्रतिरोध का फार्मूला है। प्रतिरोध जो होता है वो चालक में रुकावट उत्पन्न करने का एक माध्यम है, इसी से हम प्रतिरोध की निर्भरता ज्ञात करेंगे। इसके बाद विशिष्ट विद्युत चालकता, विशिष्ट चालकता, प्रतिरोधकता, सब कुछ एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। मजा आएगा, बस थोड़ा सा आप लोग सहयोग करते रहें, थोड़ा सा सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें। नोट्स यदि आप ले लेते हैं तो एक हमें हेल्प मिल पाता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं फाइनेंशियल यानी आर्थिक स्थिति थोड़ा सा कहीं ना कहीं सपोर्ट हो जाता है। तो नोट्स ले लें, बेहतर हमारे साथ एक साल के लिए जुड़ पाएंगे और बेहतर तैयारी कर पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।